गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 13 साउंड ध्वनि ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपका बताया था कि ध्वनि को गति करने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो होती है तीनों माध्यमों में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में ही गमन करती है, तीनों में ही चलती है करके। ठीक है, तो इस ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, यानी कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक ए फनल, जो कान का बाहरी भाग होता है वो किसी कीप की आकृति के जैसा दिखाई देता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है कानों में हमारे, तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली जो है तनी हुई झिल्ली जो होती है। इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम, जिसे जो है कर्णपटह कहा जाता है। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यह जो होती है एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड ए टिनी कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो यह जानने के लिए कि यह कर्णपटह कैसे कार्य करता है, एक टीन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम जानेंगे किस तरह से वो बनाया गया। टेक प्लास्टिक और टीन कैन, एक टीन का जो है डिब्बा लेना है। कट इट्स एंड स्ट्रेच ए रबर ऑफ बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विथ ए रबर बैंड। डिब्बे के जो है इसे जो है इसके दोनों सिरे काट देने हैं। ठीक है, स्टीन के, और दोनों सिरे, ऊपर और नीचे का दोनों सिरे काट देने हैं इस डिब्बे के। और डिब्बे के एक सिरे पर जो है एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। इस तरह से एक जो है गुब्बारा इसके ऊपर लगाना है, इसके एक सिरे पे गुब्बारा लगाना है और टाइट से जो है एक दूसरे रबड़ द्वारा इसको कस देना है, जिससे कि बाहर नहीं निकल पाया करके। ठीक है, पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच्ड रबर। तो इसके बाद जो है जो तनी हुई रबड़ की झिल्ली है उसके ऊपर आप सूखे अनाज के या थर्माकोल के जो हैं 4 या 5 दाने आपने रखने हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसकी जो सतह है ये रबड़ की, इसके ऊपर रखनी है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, फिगर 13.15। फिर अपने दोस्त से जो उसका खुला हुआ नीचे वाला हिस्सा है उसके नीचे से ज़ोर से हुर्रे हुर्रे कहने के लिए कहिए। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, वाइल डू द ग्रेन जंप अप एंड डाउन। तो देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है, जो अन्न के दाने हैं ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं करके। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर नीचे क्यों उछलेंगे जब हम इसके नीचे से आवाज़ मारेंगे इसमें। ठीक है, द ईयर ड्रम इज ए लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर सीट। तो जो कर्णपटह जो होता है एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है, जिस तरह से हमने इस एक्टिविटी में देखा। तो जो ईयर ड्रम होता है वो भी हमारे कान के अंदर इस तरह से एक स्ट्रेच्ड रबड़ सीट के रूप में हमारे कान के भीतरी भाग में होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और जो ध्वनि तरंगें हैं यह उस ईयर ड्रम को, कर्णपटह को कंपित करती हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और जो कर्णपटह होता है वह आंतरिक जो भीतरी जो कान होता है वहाँ पर कंपनों को भेजता है। फॉर देयर द सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन, और यहाँ से जो है ये जो संकेत हैं, जो सूचना है, ये मस्तिष्क को जाती है। दैट इज़ हाउ वी हियर, और इस प्रकार से जो है हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है कर्णपटह का। इसको फिर ये माइक्रोस्कोप द्वारा इनलार्ज किया गया है, बड़ा करके भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो ये है हमारा जो ये तानित, जिस तरह से हमने एक्टिविटी में देखा था रबड़ की तनी हुई झिल्ली, तो उसी प्रकार से हमारे कान के अंदर भी ईयर ड्रम ये होता है। ठीक है, जिसमें जो है कंपन या वाइब्रेशन होने पर जो है जो ये जो ध्वनि संकेत होते हैं ये आंतरिक कर्णपटह में जाते हैं और यहाँ से जो है मस्तिष्क को जाते हैं। इसके पश्चात जो है हम जो है सुन पाते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम आपने बना लेना है, मैं इसकी इमेज भेज दूंगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है करके इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, और टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल, और फ्रीक्वेंसी हो गई आवृत्ति। तो आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होती है करके इसको जानते हैं। तो वी हैव लर्न दैट द
दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना जो है कंपन कहलाता है। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इस प्रकार की गति को जो है दोलन गति कहा जाता है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। तो इससे पिछली कक्षाओं में जो है आपने दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को जो है दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, जो प्रति सेकंड जो दोलन होंगे दोलनों की संख्या को जो है दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्टेज, और जो आवृत्ति होती है उसको हर्टेज में मापा जाता है। इट्स सिंबल इज एच जेड, और इसको एच जेड से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्टेज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति जो है 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप जो है अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं जो आपने पहले से सुनी होंगी। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। दी साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक इन्हें जो है भिन्न बनाते हैं, इन ध्वनियों को अलग जैसे बनाते हैं करके। ठीक है, कभी आप धीमी आवाज़ सुनते हैं, कभी तेज़ आवाज़ सुनते हैं, तो इस प्रकार की ध्वनियों में थोड़ा डिफरेंस जो आता है वो कैसे होता है। ठीक है, टू एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। तो जो आयाम और आवृत्ति है किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, इनके आधार पर जो ध्वनि होती है वो डिफरेंट हो सकती है। We can differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequencies। क्या हम ध्वनियों को उनके आयामों तथा आवृत्तियों के आधार पर जो है अंतर कर सकते हैं कि उनकी जो आयाम है और जो आवृत्ति है उनके आधार पर हम उनको क्या अलग कर सकते हैं, उसमें भिन्नता पा सकते हैं। तो ये हमसे पूछा गया। तो इसके लिए हमको जो है लाउडनेस और एंड पिच, यानी कि प्रबलता और तारत्व, जो किसी ध्वनि के ये भी गुण होते हैं, यानी कि प्रबलता, ये ध्वनि की प्रबलता कितनी है, और पिच उसका तारत्व कितना करके, ये क्या चीज़ें हैं इनको जानेंगे। तो इसके लिए हमको जो है एक एक्टिविटी है 13.11, इसको जानेंगे हम पहले। ठीक है, टेक ए मेटलिक टम्बलर एंड ए टेबल स्पून। एक धातु का गिलास और एक चाय का एक चम्मच हमने लेनी है। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, और चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। जैसे यहाँ पर ये एक मेटल की गोली लेकर के धागे में बांध कर इसे टकरा रहा है, आप इसकी जगह स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टकराएंगे, इसके जो ब्रिम है, इसके टॉप की जो टॉप लेयर है ग्लास की, यहाँ पर टकराएंगे क्योंकि ये धातुओं के हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, ग्लास भी और चम्मच भी। हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड, तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको आप जो है सुनिए। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन। और क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। इज़ द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड, यानी कि पहले हमने हल्के मारा तो उसमें कम ध्वनि आई, लेकिन हम जब जोर से मारा तो क्या हो गया, तो उसमें जो ध्वनि होगी उस गिलास से ज़्यादा तेज़ी से आई। ठीक है, नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, फिगर 13.17, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। और अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए और गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। ठीक है, सी हाउ द फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ए मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। तो गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन ए लिटिल हार्डर। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए।
कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन 2 केसेस, और इन दोनों स्थितियों में जो है गिलास के कंपनों के आयाम की तुलना कीजिए। इन विच केसेस द एम्पलीट्यूड लार्जर, तो किस स्थिति में जो है आयाम जो है अधिक है, यानी कि जैसे कोई हमने ये धागा लिया है और इसके नीचे बॉल लटकी हुई है मेटल की, तो हम इसको हिलाते हैं तो ये कितनी दूरी तक जो है गति करती है, कितनी दूरी तक जाएगी, तो ये जो जितनी दूरी तक जाएगी ये, तो ये उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ तक भी जा सकती है और यहाँ तक वापस आएगी अपने मध्यमान स्थिति, तो इधर इतनी दूर से भी जा सकती है, तो ये जो है इसका आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के जो है समानुपाती होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, उदाहरण के लिए जो है यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये आयाम और अधिक होगा और दूर तक अगर ये बॉल जाएगी टकराने पर, तो उससे क्या हो जाएगी, जो प्रबलता होगी वो भी जो है बढ़ जाती है, यानी कि जो ध्वनि की प्रबलता है वो भी बढ़ जाएगी। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, तो जो प्रबलता होती है ध्वनि की उसको डेसिबल में व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक डेसिबल होता है लाउडनेस का, ध्वनि की लाउडनेस का। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ जो है ज्ञान कराती है। जैसे कि सामान्य जब सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल की जो है उसमें लाउडनेस होती है। ठीक है, सॉफ्ट विस्पर एट 5 PM, सुबह जो मंद फुसफुसाहट जो हम करते हैं उसकी जो है 30 डेसिबल होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन की 60 डेसिबल होती है। बिजी ट्रैफिक यानी कि जहाँ व्यस्त यातायात होता है वहाँ जो है 70 डेसिबल की लाउडनेस होती है ध्वनि की। एवरेज फैक्ट्री में जो होती है, जो सामान औसत फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर जो है 80 डेसिबल जो है वो साउंड की लाउडनेस की प्रबलता होती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब जो है किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है, द साउंड प्रोड्यूसेस लाउड, तो जो ध्वनि होती है वो भी प्रबल होती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब जो है आयाम कम होता है तो ध्वनि भी जो होती है वह मंद उत्पन्न होती है। ठीक है, कंपेयर द साउंड ऑफ ए बॉय विथ दैट ऑफ एन एडल्ट, इज देयर एनी डिफरेंस। उदाहरण के लिए किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क व्यक्ति से कीजिए, क्या इनकी आवाज़ में कुछ अंतर है। एवन इफ़ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ। चाहे दोनों ध्वनियाँ सामान्य रूप से प्रबल हों फिर भी उनमें जो है कुछ भिन्नता होती है। आइए जो है देखते हैं ये किस प्रकार भिन्न होती हैं करके। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, तो आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है कि ध्वनि कितनी तीखी है करके। तीक्ष्णता तो ये आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ ए हायर पिच, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, यदि कंपन की आवृत्ति कम है, वी से दैट द साउंड हैज़ ए लोअर पिच, तो हम कह सकते हैं कि कंपन की जो है जो कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व जो होता है वह कम है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी, उदाहरण के लिए जो होता है, उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। देयरफॉर इट प्रोड्यूस ए लो पिच साउंड, तो इसलिए यह जो है कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, दूसरी ओर जो होता है सीटी की जो है आवृत्ति वो बहुत अधिक होती है। एंड देयरफॉर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हायर पिच, तो इसलिए जो सीटी होती है वो अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोर, और उसी प्रकार जो होता है जो पक्षी होते हैं वो अधिक तारत्व वाली जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर का जो दहाड़ना होता है उसका तारत्व कम होता है। हाउएवर द रोर ऑफ अ लायन इज़ वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल, तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, लेकिन प्रबलता जो है शेर की दहाड़ की अधिक होती है, जबकि जो पक्षी की ध्वनि होती है उसकी जो होती है प्रबलता कम होती है। फिर भी जो होती है इनकी
तारतम्य के कारण जो है इनकी आवाज़ में भिन्नता पाई जाती है। एवरी डे यू हेयर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, आप प्रत्येक दिन बच्चों और वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस, क्या आपको उनकी ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है? यूजुअली द वॉइस ऑफ अ वुमन हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी देन दैट ऑफ अ मैन, सामान्यतः जो होता है एक महिला की जो आवाज़ होती है वो किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की होती है और अधिक तीखी होती है। ठीक है, तो आज हमने इसकी वीडियो में ये जाना ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, ध्वनि का त्वरत्व क्या होता है, और आयाम क्या होता है ध्वनि का, आवृत्ति क्या होती है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस पे निर्भर करता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है करके। ठीक है, ये हमने आज की इस वीडियो में जाना। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑडिबल और नॉन इनऑडिबल जो साउंड्स होते हैं, यानी कि श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, उनके बारे में बताऊँगा।